morning everyone. Today we are going to discuss about pyruvate dehydrogenase complex or you can say pyruvate oxidation. इनसे प्रीवियस क्लास में जब हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया है वो स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस. जो पहला स्टेप होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का वो है ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकेंड स्टेप आफ्टर दैट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज सिट्रिक एसिड साइकिल. तो ग्लाइकोलिसिस में हमने डिस्कस किया था दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो था वो 2-3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर. लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल होने से पहले एक लिंकेज स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन. और इसके लिए जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा है. तो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बना है वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारा होता है उसके कई सारे फेट्स होते हैं. फेट्स मतलब जो पायरुवेट हमारा बना है वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कंडीशंस में जा सकता है. कुछ कुछ जो है वो कन्वर्ट हो सकता है. कैसे? पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, पायरुवेट कैन कन्वर्ट इनटू लैक्टेट, पायरुवेट कैन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, पायरुवेट कैन फॉर्म ग्लूकोज. बहुत सारे जो हैं इस तरीके के. जो पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन का केस है. When in the absence of oxygen, pyruvate gets converted into ethanol और ये होता है ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ ईस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होता है. इन केस ऑफ हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जब बहुत ही विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज हो रखी होती है, बॉडी को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट. लैक्टेट फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, लेकिन पायरुवेट पहले लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है. उसके बाद आता है पायरुवेट कैन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए जो हम अभी डिस्कस करेंगे. पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोए. पायरुवेट ग्लूकोज भी बनाता है जो कि हमारा प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो पायरुवेट के कई सारे मेटाबॉलिक फेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फेट्स. यानी कि मेटाबॉलिज्म से जो पायरुवेट है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, एरोबिक है, एनारोबिक है, क्या फिजिकल एक्टिविटी है, कैसा मेटाबॉलिज्म उस टाइम चल रहा है. तो यहाँ पर जो क्या है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है. ये जो है पहला स्टेप होता है जहां पर ग्लूकोज या हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर पहला जो कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में लूज होता है, यानी कि माइनस कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है. पायरुवेट जो है हमारा इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. एसिटाइल कोए इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड और एक कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. तो जो पहला स्टेप है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है वो ये स्टेप है. इससे पहले कहीं पर लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ इंटर कन्वर्जन हुआ है. 6 कार्बन हम ग्लूकोज के लेके चले थे, उसके बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के आगे जो कि 6 कार्बन के बराबर ही होते हैं. लेकिन ये पहला स्टेप होता है जहां पर पहली बारी कार्बन का जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो ये जो स्टेप हो रहा है हमारा, ये वाला जो स्टेप है इट इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. अब हमें पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप हमने डिस्कस किया था, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ये हमारा प्रोसेस हुआ था साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर. तो साइटोसोल से पायरुवेट मस्ट बी कैरीड टू दी माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. This is mitochondria and here this is the matrix, mitochondrial matrix. तो ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, ये रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. तो पायरुवेट जो है वो मैट्रिक्स के अंदर लाया जाता है. पहले जो पायरुवेट है वो चार्ज मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है पायरुवेट के अंदर. तो पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट की मदद से या किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से मैट्रिक्स के अंदर लाया जाता है. देन पायरुवेट इन द
presence of an enzyme complex pyruvate dehydrogenase complex gets converted into acetyl CoA and carbon dioxide is released. तो इसको अगर हम देखें, ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है CH3COO COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस कोएंजाइम A. This in the presence of pyruvate dehydrogenase complex gets converted into acetyl CoA. यहाँ पर 1 और 2 acetyl CoA में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पायरुवेट में हमारे पास 1, 2 और 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म का, जहां पर पहली बारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला कौन सा स्टेप है। इट इज नॉट सिट्रिक एसिड साइकिल, इट इज द पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जहां पर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। अब जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 3 अदर एंजाइम्स के मिक्स से बना हुआ है। 3 और एंजाइम जो हैं वो इकट्ठे होके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इट इज एन असेंबली ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स जिनको E1, E2 और E3 नाम दिया गया है। E1 इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस का नाम क्या, मेन जो काम क्या है, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाना, उसको ऑक्सीडाइज करवाने का काम किसका है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस का। देन सेकंड एंजाइम इज डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप। जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप की जो ट्रांसफर है दैट इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। थर्ड E3 इज डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का काम क्या है, ये दोबारा से जो हमारा लिपोअमाइड जो है ग्रुप होता है उसको दोबारा से रीऑक्सीडाइज करता है अगले स्टेप के लिए। तो एक बार क्या होता है, स्टार्टिंग से हमारे पास जो पायरुवेट आता है उसमें ये तीनों एंजाइम मिलके अपना अपना रोल प्ले करते हैं, एसिटाइल के OA और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं। दोबारा से फिर जो दूसरा पायरुवेट आता है, फिर एक साइकिल चलती है। उस साइकिल को चलाने के लिए जो हमारा अब से पहले यूज हुआ है उनको रीऑक्सीडाइज करता है ये वाला एंजाइम। इन तीनों एंजाइम्स को जो है अलग अलग कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। इस वाले एंजाइम को पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायरमेंट है दैट इज TPP। जो हमारे पास E2 एंजाइम है इसको लिपोइक एसिड और कोएंजाइम A चाहिए ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। दिस एंजाइम रिक्वायर NAD+ और FAD फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पेपर में नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है उसके लिए कौन सा फैक्टर है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जहां पर कार्बन जो है वो लूज होना शुरू होता है या एक कार्बन लेस हो जाता है, दैट इज पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल CoA। अब एसिटाइल CoA के भी बहुत सारे मेटाबॉलिक फेट्स हैं, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिटाइल CoA नाउ गोज फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अब हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। तो एसिटाइल CoA सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट कैसे, सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक स्टेप रह गया हमारा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। 2 तरीके की रेगुलेशन होती है इसमें, एक तो है फीडबैक इनहिबिशन and second inhibition is this is covalent modification। तो इस वाली रेगुलेशन में हमारे पास होता क्या है, फीडबैक इनहिबिशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि NADH बना है हमारा और एसिटाइल CoA, ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें NADH मिलता है इस वाली रिएक्शन में, एसिटाइल CoA मिलता है। तो फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो ही रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट। ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दोनों यही क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। तो फीडबैक इनहिबिशन में कौन इनहिबिट करता है, NADH और एसिटाइल CoA। इसको हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में हमारे पास जो आते हैं, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, जो हमारी कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, इट इन्वॉल्व्स, कोवलेंट मॉडिफिकेशन मींस
फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन। तो एक जो एंजाइम ग्रुप है उसकी फोस्फोराइलेशन या डीफोस्फोराइलेशन से वो क्या हो सकते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। यानी कि यहाँ पर कोवलेंट मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी मदद से जो एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट या तो उसको हम फोस्फोराइलेट कर देते हैं या उसको डीफोस्फोराइलेट कर देते हैं, जिससे वो एक्टिव और इनएक्टिव रेंडर हो जाता है वो वाला एंजाइम। और रेगुलेशन जो दूसरी तरीके की है दैट इज फीडबैक इनिबिशन। इस फीडबैक इनिबिशन में क्या होगा कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है NADH एसिटाइल कोए, यही क्या करेंगे कि भाई बहुत जो है एसिटाइल कोए बन चुका है, बहुत NADH बन गया है, इनकी आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों जो है इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब किसी चीज को रेगुलेट करना, कैसे हम उसे कम ज्यादा करेंगे। नॉर्मल अगर रेगुलेशन की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस हैं वो 24/7 बॉडी के अंदर होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं। उनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो कि रेगुलेशन होता है, लेकिन अगर वो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू से, उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको इनहिबिट करना है, या उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमें उसे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो रेगुलेट होती हैं कोई ना कोई अलग अलग मैकेनिज्म से, जैसे इसमें फीडबैक इनहिबिशन है या कोवलेंट मॉडिफिकेशन है। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। थैंक यू वेरी मच।